सख्त नजर आ रही है। इस खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते बताते चलें कि जेएम महाघोटाले की नए सिरे से अब फिर से जांच की जाएगी, क्योंकि भजन लाल सरकार मुख्यमंत्री बनने के बाद ही पेपर लीक ही हो या फिर जेएम में महाघोटाले की बात हो, इसको लेकर काफी ज्यादा सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही थी। और एक अब फिर से बड़ा बयान सामने आ गया है। जेजेएम घोटाले को लेकर नए सिरे से इसकी जांच कराने की बात कही जा रही है। उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच समितियां भी गठित कर दी गई हैं। एसी स्तर के अधिकारियों को महाघोटाले की जांच सौंप दी गई है। ठेकेदार पदमचंद के कार्यों की नए सिरे से जांच होगी। वही पदमचंद जिनको 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, पीयूष जैन बेटे जिनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, अब उनके कार्य के नए सिरे से जांच शुरू होगी। क्योंकि जब उनके बेटे को 28 फरवरी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो वहां पर 70 ठिकानों पर, ससुराल से लेकर उनके ऑफिस तक ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, तमाम हीरे जवाहरात बरामद किए गए थे। तब से पीयूष जैन बंद थे, लेकिन कल उनकी याचिका खारिज की गई। लेकिन अब पदमचंद के ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि 5 दिन के रिमांड और अब बताया गया है कि ठेकेदार पदमचंद के कार्यों के नए सिरे से फिर से जांच शुरू होगी। एसीई अमिताभ शर्मा जांच के लिए दौसा जिले में पहुंच चुके हैं। महुआ, सिकराय, दौसा, बांदीकुई, लालसोट सहित सभी कार्यों की जांच की जा रही है। एसीई, एसई 2 एक्शन की बात की जा रही है, 2 एएन की बात कही जा रही है। 1 दर्जन अधिकारी अब नए सिरे से जांच में जुट चुके हैं। अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर में भी जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सीएस सुधांशु पंत के निर्देशन पे ये नए सिरे से जांच की कार्रवाई शुरू की गई है। पीएचईडी मंत्रालय कन्हैया लाल चौधरी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विशेष कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार अब एक्शन ले सकती है। भ्रष्ट अधिकारियों को दी जा सकती हैं अनिवार्य सीआरएस या फिर वीआरएस। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के अल्पिया में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया और वहां आउटरीच सेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपनी इटली यात्रा के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की। बता दें कि आर्थिक मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए भारत की तरफ से मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। तो G7 समिट जहां पर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तो वहीं आपको बताते चलें कि अब मुलाकात के बाद G7 की बैठक के बाद इटली से भारत की तरफ रवाना। इटली की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक अपुलिया में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की है। जैसा मैंने बताया आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले और इस मुलाकात पर कहा गया है कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा भी की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से भी मिले। सेमीकंडक्टर, तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने की बात कही गई। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से भी मुलाकात की है। बताते चले कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान ये देश शामिल थे, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद पहुंचे गए थे। ये 6 तस्वीरें ये मुलाकात की जहां पर G7 में मिले थे, चाहे फूमिया किसिंजो से या फिर ऋषि सुनक से हो। और एक तरफ दुनिया भर में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। लोकतांत्रिक देशों में कोरोना काल के बाद सरकारें या तो बदल रही हैं या जनता के बीच सत्ताधारी दलों की पैठ कमजोर हो रही है। और इन सब के बीच भारत में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी और जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली पहुंचे तो वहां आधी दुनिया उनके आगे नतमस्तक दिखी। देखिए रिपोर्ट। वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान का डंका, एआई पर भारत बना ग्लोबल पार्टनर। लोकतांत्रिक देशों में भारत सुपर पावर। ये तस्वीरें देखिए, इटली के अल्पिया में आधी दुनिया के दिग्गज नेता पहुंचे थे और हर कोई हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर लेना चाहता है।
दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ भविष्य का रोड मैप तैयार कर रही है। भारत के साथ आने वाले कल के सपनों को सच करना चाहती है, क्योंकि आज जहां दुनिया भर में राजनीतिक उथल पुथल है, वहीं भारत में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है और विश्व बंधु कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बने हैं। यही वजह है कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे पीएम मोदी का वैश्विक नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। दुनिया की राजनीतिक हालात पर एक नजर डालिए। कोरोना के समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए। अमेरिका मौजूदा बाइडेन सरकार भी सर्वे में पीछे चल रही है। इंडोनेशिया में पीडीआईपी की सरकार बड़े अंतर से चुनाव हार गई। ब्राजील में 2022 में चुनाव हुए और तब की सरकार को जनता ने नकार दिया। जापान में साल 2021 में सत्ताधारी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन 2 बार पीएम बदल गए। फिलीपींस में साल 2022 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव हार गई। जर्मनी में सत्ताधारी गठबंधन को साल 2021 में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। थाईलैंड में साल 2023 में सत्ताधारी पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। यूके में सत्ताधारी दल ने 2 बार पीएम बदला। अब तक 3 पीएम हो चुके हैं। दुनिया में इस समय जो उथल पुथल चल रही है, इन सारे हालातों में केवल एक ही देश है भारत, जो अगले 5 वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बाकी जितने G7 के देश हैं वहां पे बाइडेन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, मैक्रोन हो गए, श्लॉस हो गए, इन सब की अपने देश के अंदर ही अपनी हालत खस्ता है। कहने का मतलब है अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक राजनीतिक उथल पुथल ही है। कोरोना के बाद दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें सामने आई। कई जगहों पर सरकारें बदल गई, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना के सबसे मुश्किल काल के बाद भी मोदी सरकार ने वापसी की। और यही वजह है कि जब पीएम मोदी इटली पहुंचे तो उनसे हर ताकतवर मुल्क का नेता एक बार मिल लेना चाह रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद इटली की राजनीति में सत्ताधारी दल को कोरोना काल में झटका लगा था। इटली में साल 2022 में सत्ताधारी सरकार को जनता ने नकार दिया। उधर दक्षिण कोरिया में सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार साल 2022 में चुनाव हार गए। स्पेन में भी साल 2023 में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका में साल 2024 में हुए चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को पहली बार बहुमत गंवाना पड़ा। कोलंबिया में सत्ताधारी पार्टी साल 2022 में चुनाव हार गई। फ्रांस में साल 2022 में हुए चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए, लेकिन चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला। यही वजह है कि जब G7 का शिखर सम्मेलन होता है तो उसमें भारत को आमंत्रित किया जाता है। एक ऐसा नेता जिस पर तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम है और जिस पर आने वाले कल के लिए दुनिया पूरा भरोसा करती है। और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर ये आ रही है कि एंटॉप हिल इलाके में एक बड़ा हादसा मुंबई में घटित हो गया, जहां पर कमला नगर वो इलाका बताया जा रहा है जहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। हादसे में फिलहाल 2 लोगों की मौत हो चुकी है और उस बिल्डिंग गिरने में एक के अंदर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर रेस्क्यू करने में जुट गई है। मलबा हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो शख्स उस मलबे में दबा हुआ है या दबी हुई है उनको फिलहाल निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एंटॉप हिल में एक भीषण सड़क हादसा भीषण हादसा हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 मंजिला बिल्डिंग वहां पर गिर चुकी है। कमला नगर इलाके की ये बात आपको बता रहे हैं। एंटॉप हिल इलाके में कमला नगर इलाका है जहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग एकदम जमींदोज यानी कि बिल्कुल गिर गई है। मलबा वहां पर बिखरा हुआ है और 2 लोगों की फिलहाल पुष्टि हो गई है कि उनकी मौत हो चुकी है। उस मलबे में दबने की वजह से उस हादसे में एक के अंदर अभी भी फंसे होने की आशंका लगातार बताई जा रही है। और अब बात दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर, क्योंकि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर लगातार घमासान जारी है। राजनीति इस कदर हो रही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाने लगे हैं। इन सब के बीच बिन पानी दिल्ली वालों का हाल बहुत बुरा है। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली। दिल्ली में पानी के लिए मचा गदर। प्यासी दिल्ली को टैंकर का सहारा। दिल्ली में पानी के लिए गदर मचा है। भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। लोग टैंकर के इंतजार में घंटों तक सड़कों पर इंतजार करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इस समय पानी के लिए कितनी मारामारी है, इन 5 तस्वीरों से समझिए, जिस पर मोहल्ले में पानी के टैंकर आते हैं। पूरा मोहल्ला टैंकर पर टूट पड़ता है। हालात ऐसे बन गए हैं कि टैंकरों से लोगों की पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस बीच टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर में पेट्रोलिंग हो रही है। दिल्ली में क्या आम क्या खास, हर मोहल्ले का यही हाल है। दिल्ली के विवेकानंद कैंप की तस्वीरें हैं और ये कैंप उस जगह पर है जहां पर आसपास कई देशों की एम्बेसीज हैं, कई देशों के बड़े बड़े दफ्तर हैं और इसी जगह पर हम देखते हैं कि कई सालों से पानी की एक जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और लोग सालों से पानी के इंतजार में यहाँ पर इसी तरीके से दिन भर खड़े रहते हैं और पानी के लिए सुबह से ही घरों से अपने बाल्टी अपने बर्तन लेकर बाकायदा देखिए बर्तनों के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं और ये रोज की समस्या है और इस रोज की समस्या में सबसे ज्यादा जूझती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही एक तरीके से पूरा घर संभालना होता है, घर गृहस्थी संभालनी होती है और ऐसे में ये तस्वीर नई नहीं है, ये हर रोज की तस्वीर है। तो अभी कल से पानी आया है तो दिन में कितने बार पानी आता है? तो 2 टाइम आ रहा है, लेकिन अब ज्यादा नहीं आ रहा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी 1-2 दिन में पता चलेगा कि पानी पूरा हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। उससे गर्मी में और ज्यादा समस्या हो जाती है। ज्यादा गर्मी में परेशानी आता है। हाँ, ज्यादा गर्मी में परेशानी है। हाँ। तो अभी दिन में टैंकर आ रहे हैं? हाँ, आता रहे। टैंकर आता रहता है? हाँ, 3 टैंकर आते हैं। हमारी एज का 3 टैंकर आता है। ये समस्या कभी खत्म, ये टैंकर ही नहीं होएगा, टैंकर ही से पानी भरते रहे और टैंकर से अभी भी भरते हैं। जितने दिन से रहते टैंकर ही से तो भरते हैं पानी। कितने साल हो गए आपको यहाँ? हमको होगा 40 साल। इस बीच दिल्ली में कई जगहों पर पानी के लिए मारामारी दिखी। इन 3 तस्वीरों में देखिए कैसे दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। छोटा आज मिनी टैंकर भेज दिया है, अब देखते हैं इसमें भी पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। इन्हें जबकि बोला है कि सेम टू जैसे ये बड़ा वाला टैंकर आता है वैसा भेज दें तो यहाँ प्रॉब्लम पूरी हो जानी है, पर ये एक आज बच्चा भेज दिए, वो भी इतनी कंप्लेनों के बाद। सबसे बड़ी समस्या पानी की होती थी, वो लग रहा कि हाँ शायद पानी मिलेगा, लेकिन जब बराबर आता रहे तब। दिल्ली की जनता जहां जहां पानी के लिए तरस रही है, एक एक बाल्टी पानी के लिए कोहराम मचा है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों से पानी की बर्बादी की भी तस्वीरें आई हैं। ओखला से आई इन तस्वीरों को देखिए। आरोप है कि पाइप से निकला ये पानी सीवर में बहाया जा रहा है। यही नहीं, ओखला में एक मल्टी लेवल पार्किंग में भी पानी की बर्बादी दिखी। ये दिल्ली की कालकाजी विधानसभा का श्रीनिवासपुरी वार्ड का सराय जुलैना मल्टी लेवल पार्किंग के आज तीसरे तल पे हम खड़े हुए हैं, जहां पर देख रहे हो लाखों गैलन पानी यहाँ भरा हुआ है और ये पानी सैकड़ों टैंकरों के माध्यम से या तो वो वेस्ट में किया जा रहा है या सीवर में डाला जा रहा है। इसका उपयोग दिल्ली की जल मंत्री कर नहीं पा रही है। इसको कहते हैं अवसर में आपदा में अवसर ढूंढना। दिल्ली में पानी के लिए जनता संग्राम कर रही है तो नेता सियासत में जुट गए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के साथ ही केजरीवाल सरकार पर पानी की किल्लत का ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आम आदमी पार्टी इससे बच सकती है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा गुनहगार कोई है तो आम आदमी पार्टी इसमें होती है, क्योंकि जिम्मेदारी दिल्ली की जनता को पानी देने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की है। और सरकार लगातार अगर जो हम बता रहे हैं कि लीकेज बढ़ती जा रही है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी ठहराई जाएगी? अगर टैंकर का माफिया अगर आज उपजा है तो वो किसकी देन है? इधर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाने लगी। मैं उन 7 सांसदों से भी कहना चाहूंगा, कम से कम हरियाणा से और केंद्र सरकार से अपील कीजिए, अपने एलजी से जाके मुलाकात कीजिए, पानी के मामले में ऐसा भेदभाव मत कीजिए। बाकी जो राजनीति करनी है करें, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं
पहले पानी का इंतजाम दिल्ली में कैसे होगा, इस मुद्दे पे हमारा साथ दें, दिल्ली के लोगों का साथ दें, फिर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। इधर दिल्ली में पानी को लेकर सियासत हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार का भी बयान आया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके राज्य को जितनी पानी की जरूरत है उतना छोड़कर किसी भी राज्य को पानी देने को तैयार हैं। अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। पानी को लेकर राजनेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी की सप्लाई का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। दिल्ली वाले अभी भी पानी के टैंकर के सहारे प्यास बुझाने के इंतजार में हैं। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर सियासत और दिल्ली वाले पानी की किल्लत को लेकर बेहताशा जहां पर मार झेल रहे हैं, तो वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अपने अहंकारी वाले बयान पर सफाई भी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विकास कर रहा है। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बदले सुर। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया। अहंकारी वाले बयान के बाद यू टर्न। अहंकारी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार की सफाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत नहीं मिलने पर आरएसएस कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा था, लेकिन जैसे ही आरएसएस ने उनके बयान से किनारा किया, बयान को निजी बता दिया, तब से उनके सुर ही बदल गए। अब इंद्रेश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। इससे पहले आरएसएस नेता के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया। यही नहीं, इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए विपक्ष को राम विरोधी बताया था। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना थी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड में है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। बीजेपी के खिलाफ अहंकारी वाला बयान देने वाले इंद्रेश कुमार आरएसएस की कार्यकारिणी मेंबर हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख भी हैं। एक सर्वे के मुताबिक आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने दावा किया था कि देश के कुछ प्रतिशत मुस्लिम मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उसके अनुरूप नहीं आए, जिसके बाद इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। और जैसे ही आरएसएस नेता ने बीजेपी पर सवाल उठाए, फौरन श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सामने आए और इंद्रेश कुमार पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। उधर
पर बीजेपी का बयान भी सामने आया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी को उतनी सीटें मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। देखिए, अब ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। इंद्रेश कुमार और उनसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से विपक्ष की खुशी बढ़ गई। विपक्ष के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी में जितनी दूरियां होंगी, बीजेपी उतनी ही कमजोर होगी। भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान से विपक्ष की खुशी भी कुछ ही देर में खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। वहां पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के घर से पुलिस को 11 बैग में 14 करोड़ 58 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। वहीं साथ ही 7 किलो चांदी, बड़ी तादाद में 7 देशों की करेंसी मिली है। इलेक्ट्रिक गैजेट भी पुलिस ने जब्त किए हैं और जिसमें 41 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 1 मैक मिनी, 1 आईपैड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिमें, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड सहित कई उपकरण जब्त किए गए हैं। सट्टा खेल रहे 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के मुताबिक आरोपी पीयूष चोपड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खिला रहा था और आरोपी फिलहाल फरार है। उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पीयूष के लिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विदेशी करेंसी के साथ नोटों की गड्डी। जो 19 ड्रीम्स कॉलोनी में गंगा की और मुसद्दीपुरा एरिया खाराकुआ के वहाँ रहने वाले पीयूष चोपड़ा हैं, ये अपने एक संगठित उसके साथ गिरोह के साथ बड़े स्तर पे ये जो है बेटिंग वो कर रहे हैं, खासतौर से गेम्स के लिए। बहुत बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड मिनी जो आप देख ही रहे हैं, और 14 करोड़ 58 लाख रुपए भारतीय मुद्रा के, और साथ साथ 7 देशों की करेंसी जिसमें कि दिरहम, डॉलर, पाउंड, लातविया देश की करेंसी, ये सारी करेंसी की जिनका खुद का वैल्यूएशन जो लाखों रुपए में होगा, ये बरामद किया गया। चलिए, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वसंत विहार इलाके में आग लग गई है। जी हां, साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में आग लगी है। आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कोई शख्स को कोई भी हताहत नहीं हुई है। ये गनीमत की बात रही। साउथ वेस्ट की हम इस वक्त की खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको उठा रहे हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में आग लगी है। आग की ये तस्वीरें आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत की बात यह रही कि ये साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में जो आग लगी है, जिसमें 5 दुकानें जलकर खाक हो गई, इसमें फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। हाँ, नुकसान जरूर हुआ है। दुकान के अंदर जो सामान रखा हुआ था वो फिलहाल आग की चपेट में आके झुलस गया है, जिसमें नुकसान भारी बताया जा रहा है दुकानदारों का। लेकिन ये आग की तस्वीरें साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार की। और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। मुंबई के सेशन कोर्ट ने पुलिस से शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। शिल्पा और राज कुंद्रा पर सर्राफा व्यापारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके अलावा अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर जांच के बाद आरोप सही साबित होता है तो पुलिस इस मामले में आईपीसी की सभी आवश्यक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करेगी।
तो राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, ऐसा है कि 2013 में एक कंपनी फॉर्म की गई, सत्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 2 फाउंडर्स हैं, शिल्पा शेट्टी जी, राज कुंद्रा जी, और उनके जो 4 और सहयोगी हैं जो इस केस के अंदर ऑलरेडी आरोपी बन चुके हैं, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी के साथ में। 2014 के अंदर इन्होंने 3-4 अलग अलग तरीके के स्कीम्स इन्होंने फ्लोट किए। उस स्कीम्स के तहत ऐसा था कि लोगों को एल्योर किया जाता था, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था ताकि वो सर्टेन एक अमाउंट इन्वेस्ट करें, और एक सर्टेन ड्यूरेशन, तकरीबन समझिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद एज पर द एग्रीमेंट उनको प्रिंसिपल प्लस जो उनका जो इंटरेस्ट था इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड वो उनको मिलना था। तमाम खबरों के साथ मारू राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे जरूर देखिए।